नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। तो आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, गला थोड़ा खराब है, लेकिन कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ढंग से समझ लें। थोड़ा अगर वॉल्यूम धीरे रहे तो उसके लिए पहले से ही आप सभी को सॉरी। तो शुरुआत करते हैं। कल संडे था तो संडे को हम क्लास नहीं लेंगे, लेकिन संडे का जितना भी कंटेंट होगा उसको हम मंडे वाली क्लास में कवर अप कर लेंगे। तो आज लगभग 27 और 28 जुलाई दोनों दिन के जो जितने भी अखबार है और जितना करंट अफेयर्स है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आर एस जंक्शन पर देखो, मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस बहुत मस्ट है। न केवल करंट अफेयर्स के बल्कि हर एक सब्जेक्ट के जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं पहले वाले पेपर्स में उनको आप बहुत ढंग से देख लें। या तो मार्केट से आप कोई बुक्स ले लें, या फिर अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आर एस जंक्शन पे हमारा ये पीवाईक्यू का टेस्ट है। तो वो टेस्ट आपको लगभग 100 के करीब टेस्ट है 2011 से लेकर के 24 तक के पूरे अपडेटेड उसमें है, तो उनका आप जो है बेनिफिट वहां पर ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ी घटना जो कल की रही उसमें हरियाणा और राजस्थान की शुरुआत जो है तीज के अवसर पर की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। पिछले साल ये शुरू किया गया था और लगभग 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे, और इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 2.5 करोड़ एक दिन में ही अर्थात कल ही लगा दिए गए। तो आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले साल यहाँ से एक प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रदेश में हरियालो मिशन, इसकी शुरुआत की गई है हरियाली तीज के अवसर पर। हरियाली तीज तीज का एक विशेष प्रकार है जो श्रावण मास के अंतर्गत जो है मनाई जाती है, और एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसका राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो है मदाऊ जयपुर में स्थित जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है जगत गुरु रामानंदाचार्य की, वहां से इसको किया गया था। तो 5.5 करोड़ वृक्षों का पौधारोपण इस सीजन में हो चुका है, और 10 करोड़ का टारगेट सरकार ने इस साल रखा है। पिछले साल 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे, और जो ये मिशन है पूरा, इसमें 5 साल की अवधि में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधे कौन से हैं? जो यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ के एनवायरमेंट, यहाँ की जलवायु को सूट करते हैं, और विशेष करके ऐसे वृक्ष जो न केवल छाया बल्कि उसके साथ साथ फल भी देते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे वृक्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 54 से भी ज्यादा वेराइटीज जो है उनके वृक्ष इसमें लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर सिंदूर का पौधा लगाया, जो ऑपरेशन सिंदूर को एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ? संस्कृत विश्वविद्यालय जो जयपुर का है, जगत गुरु रामानंदाचार्य, वहां पर। और पहली बार इसमें ड्रोन से वृक्षारोपण करने का काम भी किया गया है। ठीक है, अब ड्रोन से वृक्षारोपण मतलब बीज का छिड़काव जो है वो ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है। अब इसी समय जब इसका आयोजन किया गया, उसी दिन जो है अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार भी दिए गए। तो वन्य जीव संरक्षण करने के लिए 2 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। अभी तक अखबार में केवल 2 लोगों के बारे में आया है, बाकी कहीं पर कोई डिटेल नहीं है अमृता देवी के बारे में। अगर कोई और आएगी तो वो आपको अपडेट हो जाएगा। तो एक तो है जयपुर के पावटा के भाकरी गांव के निवासी डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, और दूसरे हैं गोविंद भारद्वाज। अगर बात करें गौरीशंकर शर्मा की, तो ये ज्योतिष शास्त्र के विद्वान भी हैं, और लगभग 180 से ज्यादा नीलगाय के बच्चों का पालन पोषण वो कर चुके हैं। इसी तरह से जो पशुपालन विभाग है उसके लिव स्टॉक असिस्टेंट है श्री गोविंद भारद्वाज। उन्होंने भी लगभग मोर, नीलगाय, बंदर और बहुत से छोटे जानवरों की रक्षा करने का काम किया है। वन्य जीव संरक्षण के लिए इनको अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अमृता देवी हम सभी जानते हैं खेजड़दी आंदोलन के अंतर्गत जो वृक्षों को बचाने के लिए किया गया बलिदान था, उसकी परिचायक है, और उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार यहाँ पर राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी संसद का कामकाज ही जो है देश की तरक्की, प्रगति और विकास के लिए उत्तरदायी है, और हमारे जो सांसद हैं उनका जो योगदान है उसी को परिलक्षित करने के लिए हर साल सांसद रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, और इस बार भी 17 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसमें राजस्थान से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है और राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़, और उनके साथ साथ पाली से पीपी चौधरी जी, इन दोनों को इस बार सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 17 लोग हैं, जिनमें से 2 हमारे ये हैं। तो क्यों दिया जाता है? सीधा सिंपल मैंने आपको बता दिया। इसलिए दिया जाता है ताकि जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में सक्रिय सांसद है उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी।
17 पुरस्कार तो संसद रत्न के रूप में मिले हैं और 4 सांसदों को विशेष जूरी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आपके रवि किशन जी हो गए, सुप्रिया सुले हो गई, ठीक है, निशिकांत दुबे हो गए, इसी तरह से अरविंद सावंत, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। जैसा मैंने बताया, राजस्थान से आपके प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जो है, उनको ये अवार्ड इस बार मिला है। तो 2024 से ये राज्यसभा के सदस्य है। इससे पहले 2003 से 2008 और 2013 से 18 में ये सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है राजस्थान का, वहां से विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 2015 से 18 तक ये विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। पीपी चौधरी जी की बात करें तो वो वर्तमान में हमारे लोकसभा से सांसद है, ठीक है। वर्तमान में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी जो संयुक्त समिति है उसके ये अध्यक्ष भी हैं। और इससे पहले वो कॉर्पोरेट मामलों के, कानून एवं न्याय के और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री का दायित्व भी निभा चुके हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। भारतीय सेना लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रही है और इसी क्रम में हाल ही में जैसलमेर के पोखरण में 155 mm की एक आर्टिलरी गन जो है उसका सफल परीक्षण किया गया है, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है। आइए इस पर बात करते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसलमेर की जो पोखरण फायरिंग रेंज है वहां पर स्वदेशी रूप से निर्मित इस आर्टिलरी गन का सफल परीक्षण किया गया। आर्टिलरी गन बेसिकली आमने सामने की लड़ाई होती है या फिर जब टैंक और सेनाओं की आपस की लड़ाई होती है तो उस समय मदद करती है, और नजदीकी जो एरिया में जो भी दुश्मन होता है उसके जो ठिकाने होते हैं उनको नष्ट करने में ये काम करती है, ठीक है। इस अभ्यास का नाम था जोरदार, घातक और बेजोड़, ठीक है, ये याद रखना है, जोरदार, घातक और बेजोड़। पोखरण की रेत पर लाउड अर्थात जोरदार, लीथल अर्थात घातक और अनमैच्ड अर्थात बेजोड़, ये दर्शाने का प्रयास हमने किया है इस परीक्षण के माध्यम से। अगर बात करें तो इसी साल जनवरी 2025 में हमने पोखरण में ही स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का भी सफल परीक्षण किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पोखरण फायरिंग रेंज में हुए एक सफल परीक्षण का। सीधा सिंपल आपको एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। तो जितने भी हमारे जो आकांक्षी जिले हैं उनके अंतर्गत पिछले साल एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था संपूर्णता अभियान। राजस्थान के भी 5 जिलों में ये अभियान चलाया गया, कुछ ब्लॉक्स में भी चलाया गया, और इसी के अंतर्गत रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें करौली जिला इसमें अव्वल आया है, और इसलिए चूंकि उसने 6 संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन किया तो उसको ये अवार्ड यहाँ पर स्वर्ण पदक के रूप में दिया गया। तो इस पर बात हम कर लेते हैं। तो राजस्थान सरकार और नीति आयोग इन दोनों ने मिलकर के आकांक्षी जिलों और आशान्वित ब्लॉक जितने भी हैं उनमें संपूर्णता अभियान संचालित किया था। ये पूरे देश में ही किया गया था, लेकिन राजस्थान के 5 जिले और जो ब्लॉक्स हैं उनमें मिलाकर के इसको जो है लगाया गया, इसको आयोजित किया गया, और प्रदर्शन जो किया लोगों ने उसी के हिसाब से इसमें रैंक जारी की गई है। 6 क्षेत्र कौन से हैं समझ लो। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, 3 जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, फिर कौशल विकास, और इसके अलावा जो भी आधारभूत ढांचा है इससे संबंधित 6 जो संकेतक है उनमें हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें, उसमें जो मानक तय हैं उन मानकों तक सके, उसका प्रयास यहाँ पर इन्होंने किया था। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीने तक ये आयोजित हुआ। हमारे 5 जिले और 27 ब्लॉक इसमें सम्मिलित थे, ठीक है, 5 जिले और 27 ब्लॉक। राज्य स्तर, देश के स्तर पर देखें तो 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉक। आप सभी जानते हैं कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये हमारे नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, और एक्चुअल में जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है उसकी अवधारणा पर आधारित ये कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत चुने हुए किन्हीं मानकों पर जो पिछड़े हुए जिले हैं उन जिलों को अलग अलग क्षेत्रों से चयनित किया गया है, और उनमें बुनियादी संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और ऐसे बहुत से मानकों पर जो है उनको सुधार करके और अग्रणी जिलों के रूप में विकास करने की बात इसमें कही गई है। तो रैंकिंग के माध्यम से इनमें कंपटीशन को बढ़ावा देने का भी प्रयास यहाँ पर किया जाता है। तो जो 6 संकेतक हैं इनमें पूर्ण संतृप्ति वाले जिले में करौली को स्वर्ण पदक मिला है, और बाकी जो हमारे 4 जिले हैं उन्होंने चूंकि 4 संकेतकों में पूर्ण संतृप्ति प्राप्त की है, कंप्लीट सैचुरेशन प्राप्त किया है, तो 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही इनको कांस्य पदक। यहां से आपको ये भी क्लियर हो गया कि 5 जिले हमारे कौन से हैं। एक तो हो गया करौली,
उसके अलावा बारां, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही, ये 5 जिले हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। ठीक है, इसी तरह ब्लॉक्स की बात करें तो 3 ब्लॉक जायल, रानी और खेरता, इनको स्वर्ण मिला है और बाकी को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग के पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। तो इनमें से आप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ढंग से पढ़ लीजिए। तो इन्हीं प्रश्नों की जो पैटर्न है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर मैंने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू कर दी है SI एग्जाम के लिए। तो वहां पर हम जो हमारे PYQs है उनका एनालिसिस भी कर रहे हैं, वो आप जो है जा करके देख सकते हैं हमारे जो चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो भारत लगातार अपने सहयोगी देशों के साथ में सैन्य अभ्यास आयोजित करता रहता है। इसी क्रम में जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच में ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। 9 दिन का यह अभ्यास 27 जुलाई से शुरू हुआ है और इस अभ्यास के दौरान जो वॉर रूम जो है उसमें किस तरह से हम चीजों को टैकल कर सकते हैं उसको बनाने का या उसको जो है अप्लाई करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। आइए इस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार से। सबसे पहले तो एक्सरसाइज का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। किसके बीच में हो रहा है? भारत और सिंगापुर के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब जो सेना है, थल सेना है, वो करती है। 14वां संस्करण है। ठीक है, स्थान कहां पर है? जोधपुर। अवधि है 27 जुलाई से 4 अगस्त तक। इसमें 4th सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड भाग लेगी और इसके साथ भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें भाग लेने वाली है। एक प्रकार का टेबल टॉप अभ्यास है और कंप्यूटर आधारित युद्धाभ्यास इसमें किया जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो सिमुलेशन बेस्ड जो युद्धाभ्यास है वो करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में। अब आपको क्या है कि इस तरह के ऑपरेशंस जो होते हैं, एक तो कौन से स्थान पर हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्या अवधि है वो आपको पता होना चाहिए, और अगर उस देश के साथ हमारे कोई अन्य अगर अभ्यास होते हैं तो वो भी हमको पता होना चाहिए। हो सकता है कि 3 से 4 महीनों में जो अभ्यास हुए उनमें आपको कॉलम मैचिंग से रिलेटेड भी प्रश्न आपको वो पूछे जा सकते हैं, उनको आपको उसी हिसाब से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही लोगों को न्याय मिले इसके भी। नीति निर्देशक तत्वों में एक नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 39A, जो कहता है कि जो लोग हैं वो गरीबी की वजह से न्याय पाने से वंचित ना रहे, और इसी के लिए जो है हमारे न्यायिक अधिकरणों की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरणों की भी स्थापना की गई है। तो ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो 39A के अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों स्तर पे होते हैं, और ऐसा ही एक हमारे राज्य स्तर पर भी स्थापित किया गया जिसको हम रालसा के नाम से जानते हैं। और इस रालसा में अक्सर जो हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बाद जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको हम यहाँ पर रालसा के मुखिया के रूप में या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। तो जो न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा है जो कि 2nd नंबर पे, अभी हमारे जो KR श्रीराम नए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश चुने गए उनके बाद में उनको जो है यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का। ये मुख्य न्यायाधीश श्री राम कल्पाती राजेंद्रन के बाद सबसे सीनियर है। सरकार ने इनको मनोनीत किया है इस पद पे और ये अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पे रहेंगे। इससे पहले ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में थे, अभी हाल ही में इनका ट्रांसफर हमारे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना 1987 में जब केंद्र के द्वारा इस तरह के अधिनियम को पारित किया गया विधिक सेवा के लिए, उसके बाद में हमारे यहाँ 1995 से लेकर 8 तक नियम बनाए गए और उन्हीं नियमों के बेसिस पे 1998 में हमारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अस्तित्व पे आया था। और तब से जो है लगातार ये प्रयास कर रहा है गरीब लोगों को जो अपने केसेस को लड़ने में सक्षम नहीं है उनको इस प्रकार से न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार सरकार ट्रेन को अपडेट करके वंदे भारत ट्रेनों में कन्वर्ट कर रही है। ऐसी ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए देश का पहला मेंटेनेंस हब जो है जयपुर के खातीपुरा में खोला जा रहा है। इसका निर्माण चल रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि दिसंबर तक इसको ऑपरेशन में लाया जा सके। तो इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो जयपुर के खातीपुरा में वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। तो जितने भी आसपास के हमारे जो जोन है उनसे जयपुर से शुरू होने वाली ट्रेनों को यहाँ खातीपुरा तक लाया जाएगा और यहाँ मेंटेनेंस इनका किया जाएगा। इसके अलावा और भी ट्रेनें होंगी वंदे भारत के अलावा भी, जिनको यहाँ पर ला करके और उनका मेंटेनेंस किया जाएगा।
चाहे उसमें मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, सभी प्रकार की मशीनें इसमें लगाई जाएगी और कोच की जो धुलाई का काम होता है वो भी इसमें होगा। तो एक तरह से पहला ऐसा डेडिकेटेड डिपो है जो केवल और केवल वंदे भारत को डेडिकेटेडली जो है टारगेट करेगा और उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में हमने करगिल विजय दिवस मनाया और इसी करगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारी जो सेना है उसने एक नई ब्रिगेड जो है उसकी स्थापना की बात की गई है, जिसे रुद्र के नाम से जाना जाएगा। अब इस ब्रिगेड पर बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। सेना में जो है सर्वोच्च जो है आपका कमांडर होते हैं, जो भी सेना के जनरल हैं, ठीक है। उन जनरल के बाद में आपके बहुत सी कमांड या कमांड जो होती है वो होती है। कमांड्स के नीचे आपके जो होती है कोर होती है, कोर के नीचे आपके डिव होता है और डिव के नीचे आपके ब्रिगेड होती है और ब्रिगेड के नीचे आपका होता है बटालियन, ठीक है। और फिर बटालियन के नीचे होती है आपकी यूनिट। इस तरह से आपके जो सेना है उसका एक ढांचा बना होता है। तो इसी में से जो ब्रिगेड लेवल है उस लेवल पर एक नई ब्रिगेड हमारी बनाई जा रही है। चित्र से आपको दिख भी रहा होगा कि जो है इस तरह की ब्रिगेड होगी जिसमें एक्सक्लूसिवली ड्रोन यूनिट्स जो है वो भी अवेलेबल की जाएगी, अर्थात ड्रोन को संचालित करने में सक्षम सैनिकों को इसमें रखा जाएगा। तो नई ब्रिगेड का नाम क्या रहेगा? रुद्र। इसे बहुत सी लड़ाकू इकाइयों को एक साथ मिलाया जाएगा, ठीक है। ब्रिगेड की सीमाओं पर तैनाती होगी, अत्याधुनिक हथियार इनके पास होंगे और इसके अलावा एक बटालियन भी हम बना रहे हैं जिसका नाम है भैरव लाइट कमांडो बटालियन। मैंने बता दिया आपको, बटालियन ब्रिगेड से नीचे का स्तर होता है, ठीक है। तो अमूमन मान के चलिए 720 से ज्यादा सैनिकों से मिलकर के क्या बनती है? बटालियन बनती है और 120 के करीब जो सैनिक होते हैं उनसे मिलकर के एक यूनिट बनती है। अब हर पैदल सेना में बटालियन में ड्रोन प्लाटून को भी शामिल किया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया है। तो ड्रोन, क्योंकि आने वाले इस बार हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि कितनी बड़ी मात्रा में ड्रोन्स का उपयोग यहाँ पर किया गया, इसलिए हमें जरूरी है कि हमारे सैनिक ड्रोन को ऑपरेट करना भी जाने और कैसे उनको टैकल किया जा सकता है, कैसे उनको टारगेट किया जा सकता है, ये भी वो समझ पाए। तो ये यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो रुद्र और इसके साथ भैरव, ये दो नाम आपको याद रखने, अगर प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर दे पाए। नेक्स्ट योजना जो है वो भी हमारी सेना से जुड़ी है, नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025। तो जो हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा हमारे जो सैनिक हैं और जो अर्धसैनिक बल हैं उनके जो परिवार है उनको सहायता देने के लिए श्रीनगर से एक नई योजना के रूप में से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो भी सैनिकों के परिवारों के संपत्ति के विवाद होंगे, कोई पारिवारिक मामले हैं, कोई भी वित्तीय लेन देन से जुड़े मुद्दे हैं, उनमें उनको कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि वो सेना में रहते हैं, पीछे से वो इन चीजों को संभाल नहीं सकते, ऐसे में उनको यह मदद दी जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है, जो कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराता है और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम का मूल्यांकन भी यहाँ पर करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार लगातार प्रयास करती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कुपोषण से मुक्त हों, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और इसीलिए एक आयुष्मान स्कूल मिशन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें विद्यालय स्तर पर ही बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जांचें किया जाना इसमें प्रस्तावित था। और इसको अब सफल होने के बाद में सरकार पूरे देश में लागू करने जा रही है। चलिए इसको भी देखते हैं, इस पर बात करते हैं। तो देश के 26 करोड़ स्कूली बच्चों के मानसिक और शारीरिक सेहत का स्कूल में ही परीक्षण करने की बात इसमें की जा रही है। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन, ये इसका नाम है। त्रिपुरा में इसका ट्रायल किया गया और उसके बाद में लगभग 30,000 से ज्यादा अन्य स्कूलों में भी इसका ट्रायल किया गया है। लगभग 30 पैरामीटर जो होंगे उन पर इसमें जांच की जाएगी। 18 साल से कम बच्चों की ही इसमें जांच होगी, ताकि उनको चोट, हिंसा, बेइज्जती, असुरक्षित संबंध, मानसिक और भावनात्मक डिसऑर्डर, आक्रामकता, हड्डियों के विकार और बहुत सी चीजें जो कि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, उन सभी की जांच परख इस योजना के अंतर्गत कर ली जाएगी, ताकि यदि कोई बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करके उन्हें रेफर किया जा सके संबंधित प्राथमिक केंद्रों पर या फिर जो भी चिकित्सा केंद्र है उन पर, ताकि उनमें उसका बेनिफिट उन्हें दिया जा सके। अब नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट भी एक इसमें दी गई है, जिसके अनुसार बहुत से अलग अलग मानक है
जिन पर जो है कुछ आंकड़े इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो 13 से 17 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनमें से लगभग 7.5% में मेंटल डिसऑर्डर की समस्या है, लगभग 54% लड़कियों और 29% लड़कों में खून की कमी है, एनीमिया की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। 15 से 24 आयु वर्ग की जो 42% लड़कियां हैं वो पीरियड्स में सैनिटरी पैड्स का उपयोग नहीं करती। 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो दुबले हैं, लगभग आधे बच्चे। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत इस सर्वे में आई है। तो इसी को देखते हुए जो नया मिशन हम शुरू कर रहे हैं उसमें 45 साल से कम उम्र के 2 शिक्षक, एक महिला और एक पुरुष, इनको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाएगा और हर मंगलवार को वेलनेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और 2030 तक 26 करोड़ बच्चों को इस योजना का लाभ देने का प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। खेलों की बात करें तो हाल ही में एशियाई लेवल पर जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई उसमें लगभग 7 साल के बाद में हमारे यहाँ से तन्वी शर्मा ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। तो बड़े लंबे समय के बाद में ये पदक हमको मिला है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है और ये पूछी भी जा सकती है। तो भारत की तन्वी शर्मा और वेन्नला कलागोटला इन दोनों ने ब्रॉन्ज पदक जीता है एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ जब 2 खिलाड़ी एक साथ एक प्रतियोगिता में 2 मेडल लेकर के आ रहे हैं एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इससे पहले 2018 में लक्ष्य सेन ने गोल्ड पदक जीता था और पीवी सिंधु ने 2012 में गोल्ड यहाँ पर जीता था। तो वेनेला ने चीन की लियू सी को हराया और तन्वी ने चीन की यिन यी चेन को यहाँ पर हराया। नाम आपको याद नहीं होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये अपने नाम तो आपको याद होने चाहिए, अपने जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से इसमें रहे हैं। नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों। सहकार से समृद्धि की अवधारणा पर केंद्र सरकार काम कर रही है और इस साल चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया जा रहा है, वर्ष मनाया जा रहा है, उसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा 2002 के बाद अब दोबारा से राष्ट्रीय सहकारिता नीति जो है उसको लागू किया गया है। इसको लॉन्च किया गया और इसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि सहकारिता जन आधारित आर्थिक शक्ति में रूपांतरित हो सके। 24 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, ये नीति सहकार से समृद्धि इस मंत्र पर काम करती है। क्या मंत्र है? सहकार से समृद्धि। और इसके तहत सहकारिता मंत्रालय जिसका लक्ष्य है सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना और उनकी पहुंच को स्थानीय स्तर तक विस्तृत करना है, इसको मदद भी करती है। यह नीति वर्ष 2002 की राष्ट्रीय सहकारिता नीति को क्या करती है? रिप्लेस करती है और उसकी जगह पर नई नीति के रूप में इसको लागू किया जा रहा है। आगामी 2 दशकों तक अर्थात 2025 से लेकर 45 के लिए कैसे सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या विजन होगा, क्या अप्रोच होगी, वो सारी बात ये नीति करती है। इसमें जो भी योजनाएं अभी चल रही है जैसे डेयरी अवसंरचना विकास, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इन सभी का लाभ उठा करके 5 वर्षों में 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो स्थापित करने की बात यहाँ पर की गई है। इसमें न केवल रोजगार उपलब्ध कराने का बल्कि दलित, आदिवासी, महिला और युवाओं पर विशेष ध्यान देने की बात भी इस योजना में की गई है। ये जो नीति है इसमें कहा गया है कि सहकारिता डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्यान्न खरीद जो परंपरागत रास्ते हैं उनके अलावा और भी नए क्षेत्रों तक प्रसारित हो, जिसमें फूड प्रोसेसिंग हो सकता है, एलपीजी वितरण हो सकता है, पेट्रोल पंप्स हो सकते हैं, जन औषधि योजना हो सकती है। इस तरह की बहुत सी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से लागू करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ जो हाल ही में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात के आनंद में जो स्थापित हुआ है उसके अंतर्गत सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना और उसमें अनुसंधान को बढ़ावा देना भी सम्मिलित किया गया है। नीति निर्यात पर भी बात करती है और इसीलिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड अर्थात नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की गई है और भारतीय बीज सहकारी निगम लिमिटेड, ये 3 बड़ी संस्थाएं केंद्रीय स्तर पर स्थापित की गई है जिनसे ऑर्गेनिक उत्पादों के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में और बीज उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का लाभ यहाँ पर उठाया जा सके। तो ये है आपकी सहकारिता नीति के बेसिक पॉइंट जो आपको मेंस में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा को लगातार बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है और इसी क्रम में देश का पहला एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज जो है
वो हिंदी में काम करने वाला वो मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, पहले इन्होंने इसकी बुक्स जारी की थी पिछले साल, और अब यहाँ पर नया कॉलेज स्थापित हो रहा है जो एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम के अंदर जो है यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने वाला है। तो ये आपको जगह का नाम याद रखना है कि ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला अपना एक अवार्ड है डॉक्टर वी नारायणन, जो कि अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। उनको दिया गया है जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार। तो किसी समय ये साइंस के फील्ड में दिया जाता था और अब ये बहुत अलग अलग फील्ड में दिया जा रहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को ये पुरस्कार इस साल के लिए दिया गया है। पद्म भूषण श्री घनश्याम दास जी जो बिड़ला है, उन्हीं के स्मृति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भी योगदान करते हैं ऐसे वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिलता है। इससे पहले डॉक्टर कलाम, प्रोफेसर ची नेगेशी, वेंकटरमण रामाकृष्णन, के कस्तूरी रंगन, मार्टिन चाल्फी, ऐसे बहुत से विद्वानों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिन पर हमने थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश की है। आप रोज इनको पढ़ते रहिए, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे कुछ कोर्सेज का भी लाभ उठा सकते हैं जो आपको RS जंक्शन हमारी एप्लीकेशन पर और प्लेटफॉर्म दोनों पर अवेलेबल है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।